अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन 9.1 भूमिका। आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के एक स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसे दो स्कोर बोर्ड नीचे दर्शाए जा रहे हैं। ये इस प्रकार हैं। गेंदबाज का नाम ए, ओवर 10, मेडन ओवर 2, दिए गए रन 40, लिए गए विकेट 3। गेंदबाज का नाम बी, ओवर 10, मेडन ओवर 1, दिए गए रन 30, लिए गए विकेट 2। गेंदबाज का नाम सी, ओवर 10, मेडन ओवर 2, दिए गए रन 20, लिए गए विकेट 1। गेंदबाज का नाम डी, ओवर 10, मेडन ओवर 1, दिए गए रन 50, लिए गए विकेट 4। यहाँ ये टेबल समाप्त होता है। एक अन्य टेबल यहाँ है। ये इस प्रकार है। बल्लेबाज का नाम ई, रन 45, खेली गई गेंदें 62, समय मिनटों में 75। बल्लेबाज का नाम एफ, रन 55, खेली गई गेंदें 70, समय मिनटों में 81। बल्लेबाज का नाम जी, रन 37, खेली गई गेंदें 53, समय 67 मिनटों में। बल्लेबाज का नाम एच, रन 22, खेली गई गेंदें 41, समय मिनटों में 55। यहाँ ये सारणी समाप्त होती है। आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा, केवल यही सूचना अंकित नहीं की जाती है। स्कोर बोर्ड में आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं, जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उदाहरणार्थ, आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों का सामना किया। इसी प्रकार अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियां देखी होंगी। ये सारणियां हमें आंकड़े या डाटा उपलब्ध करवाती हैं। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। पृष्ठ 199। 9.2 आंकड़ों का अभिलेखन। आइए एक उदाहरण से, जिसमें किसी कक्षा के विद्यार्थी एक सैर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक ने विद्यार्थियों से 4 फलों केला, सेब, संतरा या अमरूद में से एक फल चुनने को कहा। इसकी सूची बनाने का कार्य उमा को सौंपा गया। उसने सभी बच्चों की एक सूची बनाई और प्रत्येक नाम के सम्मुख उसके द्वारा चुना हुआ फल लिख दिया। ये सूची बच्चों की पसंद के अनुसार उन्हें फल देने में शिक्षक की सहायता करेगी। ये सूची इस प्रकार है। राघव केला, प्रीति सेब, अमर अमरूद, फातिमा संतरा, अमिता सेब, रमन केला, राधा संतरा, फरीदा अमरूद, अनुराधा केला, रति केला, भावना सेब, मनोज केला, डोनाल्ड सेब, मारिया केला, उमा संतरा, अख्तर अमरूद, रितु सेब, सलमा केला, कविता अमरूद, जावेद केला। यहाँ ये सारणी समाप्त होती है। यदि शिक्षक ये जानना चाहे कि कक्षा के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी, तो उसे सूची में दिए सभी नामों को एक एक करके पढ़कर केलों की संख्या की गिनती करनी पड़ेगी और इससे ज्ञात होगा कि कुल कितने केलों की आवश्यकता है। सेबों, अमरूदों और संतरों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करने के लिए भी उसे प्रत्येक फल के लिए इसी प्रक्रिया को दोहराना होगा। ये प्रक्रिया कितनी जटिल और समय लेने वाली है। ये प्रक्रिया और भी अधिक जटिल हो सकती है यदि सूची में विद्यार्थियों की संख्या 50 हो जाए। इसलिए उमा एक एक करके केवल इन फलों के नाम ऐसे लिखती है। केला, सेब, अमरूद, संतरा, सेब, केला, संतरा, अमरूद, केला, केला, सेब, केला, संतरा, अमरूद, सेब, केला, अमरूद, केला। क्या आप सोचते हैं कि इससे शिक्षक का कार्य सरल हो जाता है? उसे अब भी पहले की तरह फलों को एक एक करके गिनना पड़ेगा। सलमा के मस्तिष्क में एक नया विचार आता है। वो फर्श पर 4 वर्ग बना देती है। प्रत्येक वर्ग को केवल एक प्रकार के फल के लिए ही रखा जाता है। वो बच्चों से कहती है कि वो अपने पसंद के फल वाले वर्ग में एक कंकड़ रख दें। अर्थात वो विद्यार्थी जिसने केला चुना है, केले से अंकित वर्ग में एक कंकड़ रख देगा, इत्यादि।
प्रत्येक वर्ग के कंकड़ गिनकर सलमा तुरंत ये बता सकती है कि प्रत्येक प्रकार के कितने फलों की आवश्यकता है। वो वांछित सूचना विभिन्न वर्गों में एक क्रमबद्ध तरीके से कंकड़ रखकर तुरंत प्राप्त कर सकती है। इस क्रियाकलाप को 40 विद्यार्थियों के लिए किन्हीं भी 4 फलों के साथ करने का प्रयत्न कीजिए। आप कंकड़ों के स्थान पर बोतलों के ढक्कन या किसी अन्य टोकन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ इस प्रक्रिया को वर्ग में रखे कंकड़ों के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें केला 8 है, संतरा 3 है, सेब 5 है और अमरूद 4 हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षक से संपर्क करें। पृष्ठ 200। 9.3 आंकड़ों का संगठन। सलमा ने जो सूचनाएं प्राप्त की वही सूचना रोनाल्ड एक पेन और कागज लेकर ज्ञात कर सकता है। उसे कंकड़ों की आवश्यकता नहीं है। वो बच्चों से ये भी नहीं कहता कि आओ और वर्ग में कंकड़ रखो। वो निम्न प्रकार से सारणी तैयार करता है। वो अपने पेपर पर चारों फलों के नाम लिख देता है, एक के नीचे एक। विद्यार्थी जिस भी फल का नाम बताता है वो उसी के सामने टिक लगा देता है। इस प्रकार उसे प्राप्त हुआ केला पसंद करने वाले 8 बच्चे, संतरा पसंद करने वाले 3 बच्चे, सेब पसंद करने वाले 5 बच्चे और अमरूद पसंद करने वाले 4 बच्चे। क्या आप रोनाल्ड की सारणी को समझ रहे हैं? एक सही का चिन्ह क्या सूचित करता है? 4 विद्यार्थियों ने अमरूद को चुना। अमरूद के सम्मुख कितने चिन्ह लगे हैं? सही के 4। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये सभी सूचनाएं ज्ञात कीजिए। इन विधियों के बारे में चर्चा कीजिए। कौन सी विधि सबसे अच्छी है, क्यों? यदि बहुत अधिक ज्यादा आंकड़ों से सूचना प्राप्त करनी हो तो कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? पृष्ठ 201। उदाहरण 1। दोपहर के भोजन योजना के लिए एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के भोजन की रुचि जानना चाहता है। शिक्षक इस सूचना को एकत्रित करने का कार्य मारिया को सौंपता है। मारिया इसे एक कागज और एक पेंसिल लेकर करती है। भोजन की रुचियों को एक स्तंभ में लिखकर वो प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि के लिए उस रुचि के सामने एक खड़ी लकीर अंकित करती है। सूची इस प्रकार है: भोजन रुचि केवल चावल, विद्यार्थियों की संख्या 17, भोजन रुचि केवल रोटी, विद्यार्थियों की संख्या 13, भोजन रुचि चावल और रोटी दोनों, विद्यार्थियों की संख्या 20। उपरोक्त सारणी को देखकर उमेश ने विद्यार्थियों के गिनने की एक बेहतर विधि का सुझाव दिया। उसने मारिया से चिन्हों को 10-10 के समूहों में निम्न प्रकार से व्यवस्थित करने को कहा। भोजन रुचि केवल चावल 10 लाइनों को अलग किया और बची हुई लाइनों को अलग लिख दिया। केवल रोटी पसंद करने वाले लोगों की गिनती के लिए भी उसने 10 लोगों को अलग रखा और बचे हुए लोगों की लाइनें अलग रखीं। इसी तरह उसने चावल और रोटी दोनों पसंद करने वाले लोगों के साथ किया। इस तरह उसको केवल सारणी देखकर ही पता चल जाता था कि कुल कितने लोग किस भोजन की रुचि रखते हैं। राजन ने इसको और अधिक सरल बनाने के लिए उससे कहा कि वो 10-10 के समूहों के स्थान पर 5-5 के समूह बनाएं, जैसा कि यहाँ दिया गया है। भोजन रुचि केवल चावल 5, 5, 5, 2। इस तरह हुए 17। केवल रोटी विद्यार्थियों की संख्या 5 + 5 + 3 बराबर 13। भोजन रुचि चावल और रोटी दोनों, विद्यार्थियों की संख्या 5 + 5 + 5 + 5 बराबर 20। शिक्षक ने सुझाव दिया कि 5-5 के प्रत्येक समूह में 5वां चिन्ह एक तिरछी रेखा के रूप में प्रयोग किया जाए, जैसे 4 सीधी खड़ी लाइनें और 5वीं तिरछी लाइन उनको काटती हुई सी। इन चिन्हों को मिलान चिन्ह या टैली मार्क्स कहते हैं। इस प्रकार 4 और एक तिरछी लाइन और 2 खड़ी लाइनें ये दर्शाता है कि गिनने पर ये 5 + 2 अर्थात 7 हैं, और 4 लाइनें एक तिरछी, पुनः 4 लाइनें एक तिरछी लाइन ये दर्शाती है कि ये 5 + 5 अर्थात 10 हैं। अब सारणी इस प्रकार दिखाई देती है: भोजन रुचि केवल चावल, विद्यार्थियों की संख्या 4 लाइनें 5वीं तिरछी लाइन, पुनः 4 लाइनें 5वीं तिरछी लाइन, पुनः 4 लाइनें 5वीं तिरछी लाइन और फिर 2 खड़ी लाइनें। इस तरह हुई 17।
भोजन रुचि केवल रोटी, विद्यार्थियों की संख्या 4 लाइनें सीधी 1 तिरछी, 4 लाइनें सीधी 1 तिरछी और फिर 3 खड़ी लाइनें। विद्यार्थियों की संख्या हुई 13। भोजन रुचि चावल और रोटी दोनों, विद्यार्थियों की संख्या 4 खड़ी लाइनें 1 तिरछी, 4 खड़ी लाइनें 1 तिरछी लाइन, 4 खड़ी लाइनें 1 तिरछी लाइन, 4 खड़ी लाइनें 1 तिरछी लाइन, इस तरह कुल संख्या हुई 20। पृष्ठ 202। उदाहरण 2। एकता से उसकी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के जूते के माप के बारे में आंकड़ा एकत्र करने के लिए कहा गया। उसने यहाँ दर्शाए अनुसार अपने आंकड़े लिखे। 5 4 7 5 6 7 6 5 6 6 5 4 5 6 8 7 4 6 5 6 4 6 5 7 6 7 5 7 6 4 8 7। जावेद निम्न सूचना जानना चाहता था। 1. अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का माप। 2. न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। क्या आप इस सूचना को ज्ञात कर सकते हैं? एकता ने मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी तैयार की। जूते का माप 4, मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें 1 तिरछी लाइन, इस तरह विद्यार्थियों की संख्या हुई 5। जूतों का माप 5, मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें 1 तिरछी लाइन, इसके बाद 3 खड़ी लाइनें, विद्यार्थियों की संख्या हुई 8। जूतों का नाप 6, मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें 1 तिरछी लाइन, 4 खड़ी लाइनें 1 तिरछी लाइन, विद्यार्थियों की संख्या इस तरह हुई 10। जूतों का नाप 7, मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें 1 तिरछी लाइन और फिर 2 खड़ी लाइनें, इस तरह विद्यार्थियों की संख्या हुई 7। जूतों का नाप 8, मिलान चिन्ह 2 खड़ी लाइनें, इस तरह विद्यार्थियों की संख्या हुई 2। अब पहले पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सरलता से दिया जा सकता है। आप इसी प्रकार का क्रियाकलाप अपनी कक्षा में मिलान चिन्हों के प्रयोग द्वारा कर सकते हैं। पृष्ठ 203। इन्हें कीजिए। 1. अपने सहपाठियों के परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कीजिए और उन्हें एक सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। ज्ञात कीजिए कि a. कौन सी संख्या न्यूनतम बार आती है, b. कौन सी संख्या अधिकतम बार आती है, c. कौन सी संख्याएं बराबर बार आती हैं। आप इन्हें इस प्रकार लिखेंगे। पहले कॉलम में परिवार के सदस्यों की संख्या, दूसरे कॉलम में मिलान चिन्ह, तीसरे कॉलम में उतने परिवार के सदस्यों वाले विद्यार्थियों की संख्या। 9.4 चित्रालेख। एक अलमारी में 5 खाने हैं। प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप में रखी हुई हैं। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई है। पंक्ति 1 में 4 पुस्तकों का चित्र है। पंक्ति 2 में 5 पुस्तकों का चित्र है। पंक्ति 3 में 2 पुस्तकें हैं। पंक्ति 4 में 8 पुस्तकें हैं। पंक्ति 5 में 3 पुस्तकें हैं। किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है? किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है? क्या ऐसी पंक्ति है जिसमें एक भी पुस्तक नहीं है? आप उपरोक्त आलेख को देखकर ही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसमें प्रयुक्त चित्र आंकड़ों को समझने में आपकी सहायता करते हैं। इसे एक चित्रालेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। एक चित्रालेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। इसको केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। इन्हें कीजिए। समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रायः पाठकों को आकर्षित करने के लिए चित्रालेखों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रकाशित 1 या 2 चित्रालेखों को एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ये समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये चित्रालेख क्या दर्शाते हैं। एक चित्रालेख द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं को समझने के लिए कुछ अभ्यास करने की आवश्यकता है। पृष्ठ 204। 9.5 एक चित्रालेख की व्याख्या। उदाहरण 3। पिछले सप्ताह में 30 विद्यार्थियों वाली एक विशिष्ट कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दिए गए चित्रालेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। चित्र में एक अनुपस्थित विद्यार्थी के लिए एक चेहरा बनाया गया है, विद्यार्थी का। सोमवार को 5 विद्यार्थियों का चित्र है। मंगलवार में 4 विद्यार्थियों का चित्र है। बुधवार में
2 विद्यार्थियों का चेहरा है। बृहस्पतिवार में कोई चित्र नहीं है। शुक्रवार में 1 चेहरा है। शनिवार को 8 चेहरे हैं। ए, किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे? बी, किस दिन उपस्थिति पूर्ण रही? सी, इस सप्ताह में कुल अनुपस्थिति कितनी रही? हल: ए, सबसे अधिक विद्यार्थी शनिवार को उपस्थित रहे। इन आंकड़ों को निरूपित करने वाली शनिवार की पंक्ति में 8 चित्र हैं। अन्य दिनों के लिए चित्रों की संख्या कम है। बी, बृहस्पतिवार की पंक्ति में कोई चित्र नहीं है। इसका अर्थ है कि इस दिन कोई विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं था, अर्थात उस दिन कक्षा में पूर्ण उपस्थिति रही। सी, कुल मिलाकर यहाँ 20 चित्र हैं, इसलिए इस सप्ताह में कुल अनुपस्थिति 20 रही। उदाहरण 4, किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए फ्रिजों के रंगों की सूचना यहाँ चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। एक रेखा चित्र जो कि व्यक्ति का है 10 व्यक्तियों को दर्शाता है। नीला, यहाँ 5 व्यक्ति बने हैं। हरा, इसमें 4 व्यक्तियों के रेखा चित्र हैं। लाल में 5 रेखा चित्र पूरे और 1 आधा है। सफ़ेद में 2 चित्र हैं। ए, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बी, कितने व्यक्ति लाल रंग पसंद करते हैं? हल: नीला रंग पसंद करने वाले सूची में 5 व्यक्तियों का चित्र है। चूंकि एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को दर्शाता है, इसलिए ऐसे 5 चित्र बराबर हुए 5 गुणा 10 व्यक्ति, अर्थात 50 व्यक्ति। बी, लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। 5 पूरे चित्रों के लिए हम 5 गुणा 10 बराबर 50 व्यक्ति प्राप्त करते हैं। अंतिम अधूरे चित्र के लिए हम इसे अनुमानित रूप से 5 व्यक्ति मान सकते हैं। अतः लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 55 है। पृष्ठ 205। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। उपरोक्त उदाहरण में लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 + 5 बराबर 55 ली गई है। यदि आपका मित्र इसे 50 + 8 बराबर 58 ले, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? उदाहरण 5, किसी स्कूल में एक सर्वेक्षण द्वारा ये पता लगाया गया कि प्रतिदिन स्कूल आने के लिए विद्यार्थी यातायात के किस साधन का प्रयोग करते हैं। कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों से साक्षात्कार किया गया और प्राप्त आंकड़ों को एक चित्रालेख के द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित किया गया। 1 चेहरा बराबर 1 विद्यार्थी। यातायात का साधन निजी कार, विद्यार्थियों की संख्या 4। सार्वजनिक बस, विद्यार्थियों की संख्या 5। स्कूल बस, विद्यार्थियों की संख्या 11। साइकिल, विद्यार्थियों की संख्या 3। पैदल, विद्यार्थियों की संख्या 7। इस चित्रालेख से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ए, निजी कार से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। बी, अधिकतम विद्यार्थी 11 स्कूल बस से स्कूल आते हैं। ये यातायात का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। सी, साइकिल का प्रयोग केवल 3 विद्यार्थी ही करते हैं। डी, अन्य साधनों का प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी इसी प्रकार ज्ञात की जा सकती है। पृष्ठ 206। उदाहरण 6, किसी सप्ताह में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कलाई घड़ियों की संख्या यहाँ चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित की गई है। एक घड़ी का चित्र बराबर 100 कलाई घड़ियाँ। दिन सोमवार, घड़ियों की संख्या बनी है 6। मंगलवार, घड़ियों की संख्या है 7 पूर्ण और 1 आधी। बुधवार, 6 घड़ियाँ पूरी, 1 आधी। बृहस्पतिवार, 8 घड़ियाँ पूरी। शुक्रवार, 6 घड़ियाँ। शनिवार, 5 घड़ियाँ पूरी, 1 आधी। ए, किस दिन न्यूनतम कलाई घड़ियाँ निर्मित की गईं? बी, किस दिन निर्मित कलाई घड़ियों की संख्या अधिकतम थी? सी, इस विशेष सप्ताह में निर्मित कलाई घड़ियों की सन्निकट संख्या ज्ञात कीजिए। हम एक सारणी बनाकर गिनती कर सकते हैं। दिन सोमवार, निर्मित कलाई घड़ियों की संख्या 600। मंगलवार, 700 से अधिक और 800 से कम। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की संख्या आपको भरनी है। उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए और उत्तर ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 9.1। प्रश्न 1, गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्न अंक प्राप्त किए गए।
इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। अंक इस प्रकार हैं: 8 1 3 7 6 5 5 4 4 2 4 9 5 3 7 1 6 5 2 7 7 3 8 4 2 8 9 5 8 6 7 4 5 6 9 6 4 4 6 6। ए, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। बी, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। उत्तर: सारणी इस प्रकार बनेगी: अंक 1 मिलान चिन्ह 2 खड़ी लाइनें, विद्यार्थियों की संख्या 2। अंक 2 मिलान चिन्ह 3 खड़ी लाइनें, विद्यार्थियों की संख्या 3। अंक 3 3 खड़ी लाइनें, विद्यार्थियों की संख्या 3। अंक 4 मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें, एक तिरछी, इसके बाद 2 खड़ी लाइनें, विद्यार्थियों की संख्या है 7। अंक 5 मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें, एक तिरछी, इसके बाद 1 खड़ी लाइन, विद्यार्थियों की संख्या 6। अंक 6 मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें, एक तिरछी, इसके बाद 2 खड़ी लाइनें, विद्यार्थियों की संख्या 7। अंक 7 मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें, एक तिरछी, विद्यार्थियों की संख्या 5। अंक 8 मिलान चिन्ह 4, विद्यार्थियों की संख्या 4। अंक 9 मिलान चिन्ह 3 खड़ी लाइनें, विद्यार्थियों की संख्या 3। इस प्रकार 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 12, 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 8 हैं। प्रश्न 2, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद इस प्रकार है: लड्डू बर्फी, लड्डू जलेबी, लड्डू रसगुल्ला, जलेबी लड्डू बर्फी रसगुल्ला, लड्डू जलेबी, जलेबी रसगुल्ला, लड्डू रसगुल्ला, जलेबी लड्डू, रसगुल्ला लड्डू बर्फी रसगुल्ला, रसगुल्ला, जलेबी रसगुल्ला, लड्डू रसगुल्ला, जलेबी लड्डू। ए, मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। बी, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। हल: सारणी इस प्रकार बनेगी: मिठाई लड्डू, मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें, एक तिरछी, 4 खड़ी लाइनें, एक तिरछी और 1 खड़ी लाइन, इस तरह विद्यार्थियों की संख्या हुई 11। मिठाई बर्फी, मिलान चिन्ह 3 खड़ी लाइनें, विद्यार्थियों की संख्या 3। मिठाई जलेबी, मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें, एक तिरछी, 2 खड़ी लाइन, इस प्रकार विद्यार्थियों की संख्या 7। मिठाई रसगुल्ला, मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें, एक तिरछी, इसके बाद 4 खड़ी लाइनें पुनः, इस तरह हुआ विद्यार्थियों की संख्या 9। कुल विद्यार्थी हुए 30। विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक पसंद की गई मिठाई लड्डू है, क्योंकि उन्हें सबसे अधिक विद्यार्थियों ने पसंद किया है। पृष्ठ 207। प्रश्न 3, कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार से लिखा: 1 3 5 6 6 3 5 4 1 6 2 5 3 4 6 1 5 5 6 1 1 2 2 3 5 2 4 5 5 6 5 1 6 2 3 5 2 4 1 5। इसकी एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। अब ज्ञात कीजिए: ए, न्यूनतम बार आने वाली संख्या, बी, अधिकतम बार आने वाली संख्या, सी, समान बार आने वाली संख्या। उत्तर: संख्याएं 1 मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें, एक तिरछी लाइन, 2 सीधी लाइनें, कितनी बार आया? 7 बार। संख्याएं 2 मिलान चिन्ह 4 खड़ी, एक तिरछी, 2 सीधी, कितनी बार? 7 बार। संख्याएं 3 मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें, एक तिरछी, कितनी बार? 5 बार। संख्याएं 4 मिलान चिन्ह 4 खड़ी लाइनें, कितनी बार? 4 बार। संख्या 5 मिलान चिन्ह 4 खड़ी, एक तिरछी,
पुनः 4 खड़ी, 1 तिरछी, 1 खड़ी। कितनी बार? 11 बार। संख्या 6, मिलान चिन्ह, 4 खड़ी लाइनें, 1 तिरछी लाइन और 2 खड़ी लाइन। इस प्रकार कितनी बार आया? 7 बार। अतः न्यूनतम बार आने वाली संख्या है 4, अधिकतम बार आने वाली संख्या है 5 और समान बार आने वाली संख्या है 1, 2 और 6। प्रश्न 4, निम्न चित्रालेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। एक ट्रैक्टर का चित्र एक ट्रैक्टर को दर्शाता है। गांव ए में 6 ट्रैक्टर हैं, गांव बी में 5, गांव सी में 8, गांव डी में 3 और गांव ई में 6 ट्रैक्टर बने हैं। इस चित्रालेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? उत्तर, गांव डी में। 2. किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? उत्तर, गांव सी में। 3. गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? उत्तर, 3। 4. पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं? उत्तर, 28। पृष्ठ 208। प्रश्न 5, यहाँ एक पिक्टोग्राफ दर्शाया गया है। इसमें एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या दर्शाई गई है। लड़की का एक चित्र 4 लड़कियों की संख्या दर्शाता है। ये इस प्रकार है। कक्षा 1, चित्रों की संख्या है 6। कक्षा 2, चित्र 4 लड़कियां पूरी, 1 आधी। कक्षा 3, लड़कियों के चित्र हैं 5। कक्षा 4, 3 चित्र पूरे, 1 आधा। कक्षा 5, 2 चित्र पूरे, 1 आधा। कक्षा 6, 4 चित्र। कक्षा 7, 3 चित्र। कक्षा 8, 1 चित्र पूरा, 1 आधा। इस चित्रालेख के द्वारा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए. किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है? उत्तर, कक्षा 8। बी. कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? उत्तर, नहीं। सी. कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? उत्तर, 12। पृष्ठ 209। प्रश्न 6, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री यहाँ दर्शाई गई है चित्रालेख के द्वारा। बल्ब का एक चित्र 2 बल्बों को दर्शाता है। ये इस प्रकार है। सोमवार, बल्ब हैं 6। मंगलवार, बल्ब 8। बुधवार, 4 बल्ब। बृहस्पतिवार, 5 बल्ब। शुक्रवार, 7 बल्ब। शनिवार, 4 बल्ब। रविवार, यहाँ बने बल्बों की संख्या है 9। इस चित्रालेख के द्वारा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए. शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? उत्तर, शुक्रवार को 14 बल्ब बेचे गए। बी. किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? उत्तर, रविवार को अधिकतम बल्ब बेचे गए। सी. यदि एक बल्ब 10 रुपए में बेचा गया हो तो रविवार को कुल कितनी बिक्री हुई? उत्तर, रविवार की कुल बिक्री 180 रुपए की हुई। डी. क्या आप पूरे सप्ताह की कुल बिक्री ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, कुल सप्ताह की बिक्री है 860 रुपए। ई. यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी? उत्तर, सप्ताह में कुल 86 बल्ब बेचे गए। एक डब्बे में 9 बल्ब आते हैं, अतः 9 डब्बे पूरे लगेंगे और उसके बाद 5 बल्ब बचेंगे। यदि इन्हें भी डब्बे में रखा गया तो 10 डब्बे लगेंगे। प्रश्न 7, एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या यहाँ चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित की गई है। एक पेटी 100 फलों की टोकरियां दर्शाती है। यहाँ चित्र इस प्रकार है। रहीम, टोकरियों की संख्या है 4। लखनपाल, टोकरियों की संख्या है 5 पूरी, 1 आधी। अनवर, 7 टोकरियां। मार्टिन, 9 टोकरियां और 1 आधी। रंजीत सिंह, 8 टोकरियां। जोसेफ, 4 टोकरियां पूरी, 1 आधी। इस चित्रालेख के द्वारा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए. किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची? उत्तर, मार्टिन ने। बी. अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची? उत्तर, 700। सी. वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उत्तर,
अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 210। 9.6 चित्रालेखों को खींचना। चित्रालेखों को खींचना एक रोचक क्रिया है, परंतु कभी कभी कोई संकेत जैसे कि टोकरी का चित्र, जो पीछे दिए गए उदाहरण में से एक उदाहरण में प्रयोग किया जा चुका है, इकाइयों के गुणज या मल्टीपल के रूप में भी प्रयोग हो सकता है तथा इसे खींचने में कठिनाई भी हो सकती है। इनके स्थान पर हम सरल संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि एक चित्र 5 विद्यार्थियों को निरूपित करता है तो आप 4 या 3 विद्यार्थियों को किस प्रकार निरूपित करेंगे? हम ऐसी स्थिति की निम्न प्रकार से कल्पना करके हल कर सकते हैं। एक चित्र 5 विद्यार्थियों को निरूपित करता है तो 4 विद्यार्थियों को निरूपित करने के लिए चित्र का कुछ हिस्सा काट दिया जाएगा। यदि एक आधा चित्र 3 विद्यार्थियों को निरूपित करता है तो उसका कुछ और हिस्सा काट कर 2 विद्यार्थी निरूपित किए जा सकते हैं। यदि एक गोला और उसके नीचे एक लाइन एक विद्यार्थी को निरूपित करता है तो इसके बाद निरूपण का कार्य आरंभ करें। उदाहरण 7, किसी सप्ताह में एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की उपस्थिति इस प्रकार है। इसे एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए। दिन सोमवार, उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 24। मंगलवार, विद्यार्थी उपस्थित 26। दिन बुधवार, उपस्थित विद्यार्थी 28। दिन बृहस्पतिवार, उपस्थित विद्यार्थी 30। दिन शुक्रवार, उपस्थित विद्यार्थी 29। दिन शनिवार, उपस्थित विद्यार्थी 22। हल। पहले की गई कल्पना के अनुसार 24 को 5 चित्रों के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। 26 को 5 पूरे और एक छोटे से चित्र के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, इत्यादि। इस प्रकार चित्रालेख इस प्रकार का होगा। सोमवार 5 चित्र, मंगलवार 5 पूरे एक छोटा चित्र, बुधवार 5 पूरे एक आधे से थोड़ा ज्यादा चित्र, बृहस्पतिवार 6 पूरे चित्र, शुक्रवार 5 चित्र पूरे और एक करीब करीब पूरा थोड़ा कटा हुआ, शनिवार 4 चित्र पूरे और एक आधे से थोड़ा ज्यादा। यहाँ हमने एक प्रकार का समझौता किया है कि 5 से कम को एक चित्र द्वारा कैसे निरूपित करें। इस प्रकार के चित्रों को तोड़ना सदैव संभव नहीं होता। ऐसी स्थितियों में हम क्या करें? यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, उसका हम अध्ययन करते हैं। पृष्ठ 211। उदाहरण 8, किसी वर्ष के प्रथम 4 महीनों में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या इस प्रकार है। जनवरी, बल्बों की संख्या 20। फरवरी, बल्बों की संख्या 26। मार्च, बल्बों की संख्या 30। अप्रैल, बल्बों की संख्या 34। उपरोक्त को एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए। हल। माना एक बल्ब 10 बल्बों को निरूपित करता है। जनवरी में 2 बल्ब होंगे, फरवरी में बल्बों की संख्या होगी 2 बल्ब पूरे और एक पूरा लेकिन थोड़ा कटा हुआ, मार्च 3 बल्ब पूरे, अप्रैल में 3 बल्ब पूरे और एक चौथा आधा कटा हुआ। यहाँ जनवरी और मार्च के लिए चित्र बनाना कठिन नहीं है, परंतु 26 और 34 को चित्रों द्वारा निरूपित करना सरल नहीं है। हम निकटतम 5 तक 26 को 25 और 34 को 35 ले सकते हैं। फिर हम फरवरी के लिए 2 सही 1/2 बल्ब और अप्रैल के लिए 3 सही 1/2 बल्ब दर्शा सकते हैं। पृष्ठ 212। प्रश्नावली 9.2। प्रश्न 1, 5 गांवों में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। गांव ए 80, गांव बी 120, गांव सी 90, गांव डी 40, गांव ई 60। संकेत एक गोला और उसके अंदर क्रॉस बना हुआ का प्रयोग करके जो 10 पशुओं को निरूपित करता है, इन पशुओं का एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं? उत्तर 6। बी, किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है? उत्तर गांव बी। सी, किस गांव में अधिक पशु हैं, गांव ए या गांव सी में? उत्तर गांव सी में। चित्रालेख में गांव ए के लिए 8 चित्र बनेंगे, चूंकि एक चित्र 10 पशुओं को दर्शाता है। गांव बी के लिए 12, गांव सी के लिए 9, गांव डी के लिए 4 और गांव ई के लिए 6 चित्र बनेंगे। प्रश्न 2, विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष 1996, विद्यार्थियों की संख्या 400।
वर्ष 1998 विद्यार्थियों की संख्या 535, वर्ष 2000 विद्यार्थियों की संख्या 472, वर्ष 2002 विद्यार्थियों की संख्या 600, वर्ष 2004 विद्यार्थियों की संख्या 623। एक संकेत चित्र का प्रयोग करके जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? उत्तर 6। बी, वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? उत्तर 5 पूरे और 1 अधूरा। बी, कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता हो, एक अन्य चित्रालेख बनाइए। कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है? उत्तर दूसरा। 9.7 दंड आलेख। आंकड़ों को चित्रालेखों द्वारा निरूपित करने में न केवल समय अधिक लगता है, बल्कि कभी-कभी ये कठिन भी होता है। आइए आंकड़ों को निरूपित करने की कोई अन्य चित्रीय विधि देखें। एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड या बार्स खींचे जा सकते हैं, जिनके बीच में समान दूरी रखी जाती है। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या या मान को निरूपित करती है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का ये चित्रीय निरूपण एक दंड आरेख या बार ग्राफ या बार डायग्राम या दंड आरेख कहलाता है। पृष्ठ 213। 9.7.1 दंड आलेख की व्याख्या। आइए किसी विशेष दिन यातायात पुलिस द्वारा दिल्ली के एक भीड़ वाले व्यस्त चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों के बारे में किए गए अध्ययन के उदाहरण पर विचार करें। प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे में उस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या यहाँ दंड आलेख में दर्शाई गई है। एक इकाई या एक यूनिट को सांकेतिक रूप से एक खाने या बॉक्स से निरूपित किया जाता है। एक इकाई बराबर 1। पैमाना है 1 इकाई मात्रक लंबाई बराबर 100 वाहन। इसका अर्थ है 1 इकाई लंबाई 100 वाहनों को निरूपित करती है। यहाँ दंड आलेख में x अक्ष पर वाहनों की संख्या तथा y अक्ष पर समय अंतराल दर्शाया गया है। यहाँ दिए गए आरेख में हम देख सकते हैं कि अधिकतम यातायात सबसे लंबे दंड अर्थात 1200 वाहनों से निरूपित है और ये प्रातः 7 बजे से 8 बजे के अंतराल में है। इससे ठीक छोटा दंड 8 से 9 बजे के बीच में है। इसी प्रकार न्यूनतम यातायात दर्शाने वाला सबसे छोटा दंड अर्थात 100 वाहन ये प्रातः 6 से 7 बजे के अंतराल में है। इस छोटे से दंड से ठीक अगला दंड 11 से 12 बजे के बीच के समय का है। 2 अति व्यस्त घंटों 8 से 10 बजे में कुल यातायात, जिसमें स्कूल, कार्यालय और व्यापारिक संस्थान भी हैं, 1000 + 900 बराबर 1900 वाहन हैं, जो 2 लंबे दंडों द्वारा प्रदर्शित हैं। पृष्ठ 214। यदि आंकड़ों में संख्याएं बड़ी हों तो आपको एक भिन्न पैमाने अर्थात स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिति को लेते हैं। ये संख्या करोड़ों में होती है, इसलिए यदि आप 1 इकाई बराबर 1 व्यक्ति लेंगे तो दंड खींचना संभव नहीं हो पाएगा। अतः इस तरह का पैमाना चुनिए कि 1 इकाई 10 करोड़ निरूपित करती हो। इस स्थिति में दंड आलेख यहाँ आकृति में दर्शाया गया है। यहाँ 5 इकाई लंबाई का दंड 50 करोड़ निरूपित करता है और 8 इकाई लंबाई का दंड 80 करोड़ निरूपित करता है। चित्र में x अक्ष पर वर्ष है तथा y अक्ष पर भारत की जनसंख्या दर्शाई गई है। यहाँ 1 इकाई लंबाई बराबर 10 करोड़ है। ग्राफ के विषय में अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षक से संपर्क करें। उदाहरण 9। किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के निम्न दंड आलेख को समझिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। a. इस आलेख का पैमाना क्या है? b. प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं? c. क्या वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी है? यहाँ दंड आलेख दिया गया है, वो इस प्रकार है। इसमें x अक्ष पर वर्ष है तथा y अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या है। वर्ष 2000 में विद्यार्थियों की संख्या है 30, वर्ष 2001 में विद्यार्थियों की संख्या है 40, वर्ष 2002 में 50 और वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या 60 है। चित्र के अनुसार प्रश्न हल करने हैं।
पहला प्रश्न है, इस आलेख का पैमाना क्या है? उत्तर, पैमाना है 1 इकाई लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी। प्रश्न बी है, प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं? और सी है, क्या वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी है? इन दोनों प्रश्नों को आपको हल करना है। पृष्ठ 215। प्रश्नावली 9.3। प्रश्न 1, यहाँ दिया हुआ दंड आलेख वर्ष 1998 से 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। यहाँ 1 इकाई लंबाई बराबर 5000 टन एक्स अक्ष पर वर्ष है और वाई अक्ष पर गेहूं 1000 टनों में दर्शाया गया है। चित्र में वर्ष 1998 में गेहूं का उत्पादन 15,000 टन, 1999 में 25,000 टन, 2000 में 20,000 टन, 2001 में 20,000 टन तथा 2002 में 30,000 टन दर्शाया गया है। इस दंड आलेख को समझिए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। ए, किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ? उत्तर, वर्ष 2002 में। बी, किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ? उत्तर, वर्ष 1998 में। प्रश्न 2, इस दंड आलेख को समझिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। ग्राफ के अनुसार 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें एक्स अक्ष पर बेची गई कमीजों की संख्या है तथा वाई अक्ष पर वार दिए गए हैं। सोमवार को 15 कमीजें बेची गईं, मंगलवार को 10, बुधवार को 20, बृहस्पतिवार को 35, शुक्रवार को 50 तथा शनिवार को 60 कमीजें बेची गईं। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है? उत्तर, ये दंड आलेख सोमवार से शनिवार तक बेची गई कमीजों की संख्या दर्शाता है। बी, कमीजों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिया गया है? उत्तर, 1 इकाई बराबर 5 कमीज। सी, किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गईं और कितनी संख्या में कमीजें बेची गईं? लिखें। उत्तर, शनिवार को सबसे अधिक कमीजें बेची गईं और 60 कमीजें बेची गईं। डी, किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गईं? उत्तर, मंगलवार। ई, बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गईं? उत्तर, 35। प्रश्न 3, यहाँ एक दंड आलेख दिया गया है, इसे समझिए। ये आलेख अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। आलेख में एक्स अक्ष पर विषय हैं तथा वाई अक्ष पर अंक दर्शाए गए हैं। हिंदी में अजीज को 80 अंक प्राप्त हुए, अंग्रेजी में 60, गणित में 70, विज्ञान में 50 तथा सामाजिक विज्ञान में 40 अंक प्राप्त हुए। 1 इकाई लंबाई बराबर 10 अंक हैं। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, ये दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? उत्तर, ये दंड आलेख अजीज द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है। बी, किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? उत्तर, हिंदी में अजीज ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। सी, किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए? उत्तर, सामाजिक विज्ञान में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। डी, विषयों के नाम लिखिए और उनमें से प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। उत्तर, विषय हैं हिंदी में 80, अंग्रेजी में 60, गणित में 70, विज्ञान में 50 और सामाजिक विज्ञान में 40। पृष्ठ 216। 9.7.2 दंड आलेख को खींचना। उस उदाहरण को याद कीजिए जिसमें रोनाल्ड ने अपने सहपाठियों द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों के लिए सारणी बनाई थी। सारणी इस प्रकार है: फल का नाम केला, विद्यार्थियों की संख्या 8, फल का नाम संतरा, विद्यार्थियों की संख्या 3, फल का नाम सेब, विद्यार्थियों की संख्या 5, फल का नाम अमरूद, विद्यार्थियों की संख्या 4। पहले एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। क्षैतिज रेखा पर फलों को निरूपित करने वाले दंड खींचिए और ऊर्ध्वाधर रेखा पर संख्यांक लिखिए जो विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित करते हैं। आइए एक आसान सा पैमाना चुनें। इसका अर्थ है कि हम ये चुनेंगे कि 1 इकाई लंबाई द्वारा कितने विद्यार्थी निरूपित होंगे। यहाँ हम 1 इकाई लंबाई बराबर 1 विद्यार्थी लेते हैं।
यहाँ दर्शाया गया दंड आलेख इस प्रकार है। 1 इकाई लंबाई बराबर 1 विद्यार्थी, x अक्ष पर फल है, y अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या है। केला 8 विद्यार्थियों को पसंद है, अतः 8 इकाई तक का दंड खींचा जाएगा। संतरा के लिए 3 इकाई, सेब के लिए 5 इकाई और अमरूद के लिए 4 इकाई दंड खींचा जाएगा। आलेख के विषय में अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षक से संपर्क करें। पृष्ठ 217। उदाहरण 10। यहाँ एक सारणी दी गई है जो कि इमरान के परिवार की विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है। ये इस प्रकार है। मद है मकान का किराया, व्यय रुपए में 3000 रुपये, मद भोजन 3400 रुपये, शिक्षा 800 रुपये, बिजली 400 रुपये, परिवहन 600 रुपये, विविध 1200 रुपये। सारणी यहाँ समाप्त होती है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के चरण इस प्रकार हैं। ए, परस्पर 2 लंब रेखाएं खींचिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। बी, क्षैतिज रेखा के अनुदेश मद अंकित कीजिए और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश संगत व्यय रुपए में अंकित कीजिए। सी, समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड बनाइए। डी, ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश एक सुविधाजनक पैमाना लीजिए। मान लीजिए 1 इकाई लंबाई बराबर 200 रुपये है और इसके अनुसार संगत मान अंकित कीजिए। विभिन्न मदों के लिए दंडों की लंबाई परिकल्पित कीजिए जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। मकान किराया 3000 भाग 200 बराबर 15 इकाई, भोजन 3400 भाग 200 बराबर 17 इकाई, शिक्षा 800 भाग 200 बराबर 4 इकाई, बिजली 400 भाग 200 बराबर 2 इकाई, परिवहन 600 भाग 200 बराबर 3 इकाई, विविध 1200 भाग 200 बराबर 6 इकाई। इस प्रकार से खींचा गया दंड आलेख यहाँ दर्शाया गया है। पृष्ठ 218। इन्हीं आंकड़ों को मद और व्यय की स्थितियों को अक्षों पर परस्पर बदलकर भी हम दर्शा सकते हैं। इस स्थिति में क्षैतिज रेखा पर व्यय रुपयों में दर्शाएंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर मद दर्शाए जा सकते हैं। यहाँ उसका भी चित्र है। चित्र के विषय में अधिक जानकारी के लिए अपने मित्र से संपर्क करें। इन्हें कीजिए। 1. अपने मित्रों के साथ 5 और ऐसी स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। संख्याओं का प्रयोग करके सारणियां बनाइए और उन्हें दंड आलेखों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पृष्ठ 219। प्रश्नावली 9.4। प्रश्न 1। एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। पसंद का क्रियाकलाप खेलना, विद्यार्थियों की संख्या 45। क्रियाकलाप कहानी की पुस्तक पढ़ना, विद्यार्थियों की संख्या 30। टीवी देखना, विद्यार्थियों की संख्या 20। संगीत सुनना, विद्यार्थियों की संख्या 10 और मनपसंद क्रियाकलाप पेंटिंग, विद्यार्थियों की संख्या 15। 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाइए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। खेलने के अतिरिक्त कहानी की पुस्तक पढ़ने का क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। प्रश्न 2। 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या यहाँ दी गई है। दिन रविवार, बेची गई पुस्तकों की संख्या 65। सोमवार, पुस्तकों की संख्या 40। मंगलवार, बेची गई पुस्तकों की संख्या 30। बुधवार, बेची गई पुस्तकों की संख्या 50। बृहस्पतिवार, बेची गई पुस्तकों की संख्या 20। शुक्रवार, बेची गई पुस्तकों की संख्या 70। शनिवार, बेची गई पुस्तकों की संख्या 15। अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपरोक्त सूचना के लिए एक दंड आलेख खींचिए। प्रश्न 3। वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या यहाँ सारणी द्वारा दर्शाई गई है। सारणी इस प्रकार है। वर्ष 1998 निर्मित साइकिलों की संख्या 800। वर्ष 1999 निर्मित साइकिलों की संख्या 600। वर्ष 2000 साइकिलों की संख्या 900। वर्ष 2001 निर्मित साइकिलों की संख्या 1100। वर्ष 2002 निर्मित साइकिलों की संख्या 1200।
यहाँ सारणी समाप्त होती है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अपनी पसंद का पैमाना चुनिए। ए, किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गईं? उत्तर, वर्ष 2002। बी, किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गईं? उत्तर, वर्ष 1999 में। पृष्ठ 220। प्रश्न 4, किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूहों के अनुसार यहाँ सारणी में दी हुई है। सारणी इस प्रकार है। आयु समूह वर्षों में 1 से 14, व्यक्तियों की संख्या 2 लाख। आयु समूह 15 से 29 वर्ष, व्यक्तियों की संख्या 1,60,000। आयु समूह वर्षों में 30 से 44, व्यक्तियों की संख्या 1,20,000। आयु समूह वर्षों में 45 से 59, व्यक्तियों की संख्या 1,20,000। आयु समूह वर्षों में 60 से 74, व्यक्तियों की संख्या 80,000। आयु समूह वर्षों में 75 और उससे ऊपर, व्यक्तियों की संख्या 40,000। यहाँ सारणी समाप्त होती है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। 1 इकाई लंबाई बराबर 1000 लीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, किन 2 आयु समूहों में जनसंख्या बराबर है? उत्तर, 30 से 44 और 45 से 59 वर्षों में। बी, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं? उत्तर, 1,20,000। हमने क्या चर्चा की? 1, हमने देखा कि आंकड़े कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित की गई संख्याओं के संग्रह होते हैं। 2, दिए हुए आंकड़ों से कोई विशेष सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए उन्हें मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणियों में प्रकट किया जा सकता है। 3, हमने सीखा कि किस प्रकार चित्रालेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। हमने चित्रालेखों की व्याख्या करना भी सीखा और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना भी सीखा है। हमने कुछ वस्तुओं के संकेतों से निरूपित करके चित्रालेखों को खींचना भी सीखा है। उदाहरणार्थ, एक पुस्तक का चित्र बराबर 100 पुस्तकें लेकर। 4, हमने चर्चा की है कि आंकड़ों को एक दंड आरेख या एक दंड आलेख द्वारा कैसे निरूपित किया जाता है। एक दंड आलेख में समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से खींचे जाते हैं। प्रत्येक दंड की लंबाई वांछित सूचना दर्शाती है। 5, ऐसा करने के लिए हमने आलेख के लिए एक पैमाना चुनने की प्रक्रिया की भी चर्चा की है। उदाहरणार्थ, 1 इकाई बराबर 100 विद्यार्थी। हमने दंड आलेखों को पढ़ने का अभ्यास भी किया है। हमने इसकी व्याख्या करना भी सीखा है। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। पृष्ठ 221।